अगर अभी 2026 में अपना बोर्ड एग्जाम देने वाले हो तो आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि बोर्ड 2026 में आपको कॉपी कैसे लिखना है। ये देख सकते हो विज्ञान की कॉपी है, इसी तरीके से आपको बोर्ड एग्जाम में कॉपी लिख कर आना है। पूरा डिटेल में मैं आपको दिखाने वाला हूं और प्लस में इस कॉपी का आपको मैं पीडीएफ भी देने वाला हूं। ऐसी कॉपी का पीडीएफ भी मिल जाएगा। वीडियो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। अगर आप लिखना अच्छे से जान गए बोर्ड एग्जाम की कॉपी को तो एग्जामिनर आपको भर भर के नंबर देंगे। यानी कि अगर आपका 80 नंबर जहां पर आएगा वहां पर एग्जामिनर खुश होकर 90 नंबर आपको चढ़ा के जाएंगे। तो चलिए बिना देर के वीडियो को स्टार्ट कर देते हैं। तो ये रही आपकी कॉपी और ये रहा आपका पेपर। इस पेपर के थ्रू इसका पूरा सोल्यूशन इस कॉपी पर है। इससे आपको इस पेपर का भी सोल्यूशन मिल जाएगा। प्लस में आपको ये भी पता चल जाएगा कि बोर्ड एग्जाम में कॉपी को कैसे लिखना है ताकि आपके काफी अच्छे नंबर आए। तो पूरा आज की इस वीडियो में आपको दिखाएंगे कॉपी को, एक एक क्वेश्चन को बेहतर तरीके से समझाएंगे। अगर इस पेपर का पूरा सोल्यूशन देख लेते हो तो आपका आराम से 100 में से 70 से 80 नंबर बिल्कुल इस पेपर से आ जाएगा। तो चलिए बिना देर के वीडियो को स्टार्ट कर देते हैं। तो बहुविकल्पीय प्रश्न हम नहीं लिए हैं क्योंकि केवल और केवल हम फोकस करें हैं लिखने वाले टॉपिक पर। तो देखो यहाँ पे स्टार्ट हो जाता है खंड ब, जो कि वर्णनात्मक प्रश्न है। तो यहाँ पे लिखेंगे खंड ब और वर्णनात्मक प्रश्न। और एक चीज यहाँ पे छूट गया है, उपभाग 1 जरूर लिख देना ताकि आपको पता चल जाए, एग्जामिनर को भी पता चल जाए कि उपभाग 1 ये कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद देखो प्रश्नोत्तर संख्या 1, तो प्रश्नोत्तर संख्या 1 और 1 का फर्स्ट वाला कर रहे हैं तो यहाँ पे आप फर्स्ट बना दो। उसके बाद यहाँ पे प्रश्न पूछ रहा है कि तारे क्यों टिमटिमाते हैं, समझाइए। तो देखो क्या कह रहा है कि तारों से चलकर आने वाले प्रकाश का वायुमंडल में लगातार अपवर्तन होने रहने के कारण तारों की आभासी स्थिति बदलती रहती है, जिसके कारण तारे टिमटिमाते हुए नजर आते हैं। बिल्कुल समझ गए। उसके बाद देखो यहाँ पे कह रहा है दूसरा नंबर, पहले का ही दूसरा, अपवर्तन के नियम लिखिए। तो अपवर्तन के क्या नियम होते हैं, तो सबसे पहले देखो फर्स्ट का सेकंड लिखेंगे। और अपवर्तन के कितने नियम, 2 नियम होते हैं। पहला कि आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। उसके बाद आपतित कोण की जया साइनाई और अपवर्तित कोण की जया साइनार, दोनों का अनुपात एक नियतांक होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, स्नेल का नियम बोलते हैं। ठीक है। उसके बाद देखो यहाँ पर सेकंड नंबर यानी कि दूसरका का पहला करा फर्स्ट वाला कि आंख की समंजन क्षमता से क्या तात्पर्य है। तो आंख की समंजन क्षमता क्या होती है, तो देखो यहाँ पे प्रश्नोत्तर संख्या डालेंगे, दूसरा का पहला उत्तर क्या हो जाएगा कि आंख द्वारा प्रकाश किरणों को समायोजित करके रेटिना पर फोकसित करना ही आंख की समंजन क्षमता कहलाती है। और मुख्य रूप से यह कार्य कौन करता है, पक्षमाभी पेशियां ही करती हैं। वही सिकुड़ती है, फैलती है, जिसके कारण वो जो आंख होता है किसी भी वस्तु को रेटिना पे ले जाके फोकसित कर पाता है। ठीक है। अब चलो यहाँ पे अगला देख लेते हैं, लेकिन उससे पहले मैं एक चीज आपको बता देता हूँ कि अगर आपने अभी तक कुछ भी तैयारी नहीं किया और बोर्ड एग्जाम 2026 में 90% लाना चाहते हो तो आप बहुत ही आराम से लेकर आ सकते हो। इसमें देखो आपको हैंड रिटेन नोट्स दिया जाएगा रिविजन के लिए। उसके बाद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिया जाएगा जो बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। उसके बाद 5 साल के प्रीवियस ईयर पेपर दिया जाएगा, मॉडल पेपर 2026 के दिए जाएंगे ऐसे वाले जिसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऐड होते हैं। ठीक है। उसके बाद बोर्ड एग्जाम में कॉपी कैसे लिखना है, ऐसी वाली कॉपी दी जाएंगी, बेहतर से समझाया जाएगा उसमें कि कैसे लिखना है। तो ये सारी चीज आपको 199 रुपए में मिल जाएंगी सारे सब्जेक्ट के। तो इस नंबर पे आपको व्हाट्सएप करना है, ये जो नंबर दिख रहा है इस पे व्हाट्सएप करोगे और लिख देना पीडीएफ, तो आपके पास पेमेंट करके स्क्रीनशॉट भेज दोगे तो आपके पास पीडीएफ सेंड कर दिया जाएगा। यहाँ पे क्यूआर वगैरह सब चीज भेज दिया जाएगा। सबसे पहले आपको इस नंबर पे कॉन्टैक्ट कर लेना है। ठीक है। चलो यहाँ पे अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन है कि यहाँ पे ओम का नियम क्या है, सूत्र सहित स्पष्ट कीजिए। तो भाई साहब यहाँ पे देखो सबसे पहले कौन सा, दूसरे का पहला, ठीक है, तीसरे का पहला ओम का नियम क्या है, तो ये वाला छूट गया क्या, दूसरे का दूसरा वाला 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता ज्ञात कीजिए। तो देखो क्षमता कैसे ज्ञात करेंगे, ये फोकस दूरी है बराबर दिया है 50 सेंटीमीटर। तो आप जानते हैं कि जब भी क्षमता निकालना होता है तो फोकस दूरी को हम मीटर में करते हैं या फिर सेंटीमीटर में भी हो सकता है, लेकिन ऊपर 100 लगाना पड़ेगा। ठीक है। तो हम इसको डायरेक्ट मीटर में कन्वर्ट कर लिए, 100 से भाग करें तो 0.5 मीटर हो जाएगा। P बराबर यानी कि क्षमता बराबर 1/f मीटर होता है। तो 1/f के जगह पर 0.5 बराबर 2 डायोप्टर आंसर आ गया। ठीक है। अब देखो यहाँ पे अगला है कि ओम का नियम क्या है, सूत्र सहित स्पष्ट रूप में समझाइए। ओम का नियम क्या होता है, तो देखो ओम का नियम होता है कि किसी चालक तार के, कोई भी चालक तार है, मान लो ये चालक तार है, तो इसके भौतिक अवस्था जैसे में इसके ताप में, दाब में और लंबाई में कोई भी चेंजेस नहीं किया जाए तो क्या होता है कि चालक में जो प्रवाहित धारा होती है उसके सिरों पर उत्पन्न विभवांतर की अनुक्रमानुपाती होती है या समानुपाती होती है। ठीक है।
ये V प्रोपोर्शनल टू I, यानी कि V समानुपाती है I के, जितना V बढ़ेगा उतना ही I बढ़ेगा। ये समानुपाती हटाएंगे तो V बराबर I R हो जाएगा, R यहाँ पे समानुपाती के जगह पर नियतांक आ जाएगा। ठीक है, अब चलो यहाँ पे प्रश्नोत्तर संख्या 4 के पहला देख लेते हैं। तो 4 के पहला कह रहा है फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम क्या है समझाइए। तो देखो सिंपल सा मैं आपको समझा देता हूँ फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम। अपना भी बाएं हाथ निकाल लो, निकालने के बाद अपने बाएं हाथ को ऐसे कर लो। बहुत सारे लोगों को, बहुत सारे बच्चों को ऐसे करने नहीं आता, ऐसे सीधे ऐसे कर लो। अब इसमें देखो ये वाला जो अंगूठा होता है ना, ये बल, मतलब अंगूठा थोड़ा सा बलशाली है इन सभी अंगुलियों से, तो ये समझ लो कि ये बल को निरूपित करेगा ट्रिक से। ठीक है, उसके बाद ये जो आपकी अंगुली है ये आपके बी यानी कि किसको, चुंबकीय क्षेत्र को निर्देशित करती है यानी दर्शाती है, और ये जो है ये धारा को दर्शाती है आई को। ठीक है, तो ये आप समझ लिए इससे, तो बस यही चीज़ तो यहाँ पे लिखना है, कुछ ज़्यादा अलग नहीं है। ठीक है, अब चलो मैं अगला दिखा देता हूँ। तो अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम क्या है, इन्हीं का दक्षिण हस्त। तो देखो दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम में करना कुछ नहीं है, ऐसे मान लो कि एक चालक तार है, तो इसको ऐसे पकड़ोगे ऐसे, तो इसमें देखो अंगूठा जो हो जाएगा ना, ये धारा की दिशा हो जाएगी, और लिपटी हुई अंगुलियां जो हो जाएगी ना, चुंबकीय क्षेत्र हो जाएगा। ठीक है, तो हो गया बस ये दाएं हाथ का नियम, एकदम आसान होता है। उसके बाद देखो यहाँ पे अगला कह रहा है 2 ओम प्रतिरोधकता के प्रतिरोध से प्रति सेकंड 100 जूल ऊष्मा उत्पन्न हो रही है, तो प्रतिरोध में प्रवाहित धारा I की गणना करनी है। ठीक है, तो देखो कैसे करेंगे। सबसे पहले तो यहाँ पे दिया है 2 ओम, तो R बराबर 2 ओम आ गया। उसके बाद H बराबर 100 जूल दिया है, तो H बराबर 100 जूल हो जाएगा। यहाँ पे समय प्रति सेकंड यानी कि T बराबर 1 हो जाएगा, T बराबर 1 हमने लिख दिया। I निकालना है, I यहाँ पे लिख देंगे। अब देखो यहाँ पे H बराबर फॉर्मूला लगाएंगे I स्क्वायर RT, H के जगह पर 100 है, I स्क्वायर निकालना है तो इसको ऐसे लिख देंगे। R के जगह पर 2 है तो 2 रख देंगे, T के जगह पर 1 है तो 1 रख देंगे। ये 2 से 50 बार में कट जाएगा, ये इधर स्क्वायर है इधर आएगा तो रूट हो जाएगा, यानी कि I बराबर रूट में 50 हो जाएगा। इसको समथिंग 7.07 के आसपास भी लिख सकते हो, ये एम्पियर में आ गया। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देख लो तीसरका का एक छोटा था, क्या तीसरका का दूसरका छोटा था। ठीक है, विद्युत प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम संयोजन क्या है, सूत्र सहित समझाइए। तो देखो श्रेणी क्रम संयोजन ये होता है कि जब प्रतिरोधकों को एक के बाद एक जोड़ा जाता है, और इस प्रकार जोड़ेंगे कि धारा के प्रवाह का मार्ग एक ही हो, एक ही मार्ग हो, तो उसी को हम क्या बोलेंगे, श्रेणी क्रम संयोजन बोलेंगे। इसका फॉर्मूला होता है R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3 डॉट डॉट Rn। ठीक है, अब देखो यहाँ पे अगला यहाँ पे आ जाता है भाई साहब, इधर पलटेंगे तो आ जाता है उपभाग 2, जो कि आपका कौन से पोर्शन से है, केमिस्ट्री से है, केमिस्ट्री से है। तो देखो केमिस्ट्री से आ जाता है तो उपभाग 2 सबसे पहले ऊपर लिखेंगे, प्रश्नोत्तर संख्या 5 लिखेंगे। देखो अब सबसे पहला यहाँ पे क्वेश्चन दिया है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, तो कैल्शियम का क्या फॉर्मूला होता है, Ca होता है ना। हाइड्रोक्साइड का क्या होता है, OH होता है, OH होता है। Ca पर कितना चार्ज होता है, 2 होता है। OH पर आप जानते हैं -1 होता है। ठीक, 1 चार्ज होता है, तो यहाँ पे इधर ये हो जाएगा तीछा तीछी, तो Ca 1 हो जाएगा, OH कितना हो जाएगा, 2, तो इस तरीके से 2 कर देंगे। तो यहाँ पर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला हो जाएगा CaOH का होल ट्वाइस, यही चीज़ यहाँ पे हमने लिख दिया। उसके बाद देखो कार्बन डाइऑक्साइड का आप जानते हैं CO2 होता है, ये बनाएगा क्या, कैल्शियम कार्बोनेट, तो CaCO3 हो जाएगा कैल्शियम कार्बोनेट, अब प्लस जल के लिए क्या हो जाएगा H2O। ठीक हो गया। अब देखो यहाँ पे देखो जिंक का होता है Zn, तो Zn लिख दिए, प्लस सिल्वर नाइट्रेट, सिल्वर को हम Ag लिखते हैं और नाइट्रेट को लिखते हैं NO3। ठीक है, तो Ag पर भी 2 चार्ज होता है और NO3 पर भी 2 चार्ज होता है। ठीक है, तो ये दोनों कट गए, तो यहाँ पे AgNO3 केवल आ गया। ठीक, तो AgNO3, तो अब देखो यहाँ पे क्या करेंगे, इससे ये रिएक्ट कर लेगा तो ZnNO3 का होल ट्वाइस हो जाएगा, Zn पे 2 चार्ज होता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो 2Ag बाहर निकल जाएगा। और ये देखो कह रहा है नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन, नाइट्रोजन को लिखेंगे N2 और हाइड्रोजन को लिखेंगे H2, बनाएगा क्या, अमोनिया। अमोनिया का फॉर्मूला क्या होता है, NH3 होता है, इसको बैलेंस कर दिए, हो गया। अब देखो कह रहा है बेरियम क्लोराइड प्लस, बेरियम को क्या लिखेंगे Ba, क्लोराइड को Cl, Ba पे 2 होता है, Cl पर 1 होता है, इस तरीके से क्रॉस करेंगे तो Ba हो जाएगा और ये Cl2 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो प्लस में सोडियम सल्फेट, सोडियम का होता है Na, सल्फेट का होता है SO4, सोडियम पे 1 होता है और SO4 पर 2, तो ये Na2 हो जाएगा और ये SO4 हो जाएगा, तो BaCl2 प्लस Na2SO4 बना देगा BaSO4 प्लस NaCl। ठीक, अब देखो इसको बैलेंस हो गया है। अब देखो यहाँ पे प्रश्नोत्तर 6 का पहला ये वाला, रासायनिक समीकरण द्वारा कारण स्पष्ट कीजिए। कॉपर की छड़ को सिल्वर नाइट्रेट के विलयन में डालने पर विलयन का रंग नीला क्यों हो जाता है। तो देखो
ये सिंपल से इसमें विस्थापन अभिक्रिया लगती है। देखो कैसे कि कापर यानी कि तांबा को चांदी कापर यानी तांबा चांदी से अधिक क्रियाशील होता है। मतलब जब भी आप सक्रियता श्रेणी पढ़ेंगे ना तो होता क्या है कि कापर जो होता है ना चांदी से पहले आता है, CuAg से पहले आता है, तो उससे अधिक क्रियाशील हुआ, तो इसीलिए यह सिल्वर नाइट्रेट के विलयन में चांदी को विस्थापित कर देता है। देखो कैसे, देखो कापर जो होता है इसको हम Cu लिखेंगे, Ag को क्या बोल देंगे, चांदी। ठीक है, चांदी ही ना कह रहा है, चांदी। ठीक है, कापर और चांदी। ठीक है, तो देखो सिल्वर नाइट्रेट है, सिल्वर नाइट्रेट विलयन क्या है, सिल्वर नाइट्रेट, तो AgNO3 विलयन है, AgNO3, तो कापर से रिएक्शन करवाएंगे। तो देखो कापर इससे ना ज़्यादा क्रियाशील है, तो ये इसके साथ जुड़ जाएगा, CuNO3 हो जाएगा, ये Ag को बाहर निकाल देगा। ठीक है, तो यही चीज़ जब ये इसको विस्थापित कर दिया तो विस्थापन अभिक्रिया में कौन सा जो हो जाएगा, चांदी विस्थापित कर देता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये नीले रंग का कापर नाइट्रेट बनाता है। देखो ये कापर नाइट्रेट बना ना, तो ये किस रंग का होता है, नीले रंग का। अब देखो जिससे विलयन का रंग क्या हो जाता है, नीला हो जाता है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे IPSC नामकरण कह रहा है, तो ये देखो ये क्या है, मेथ और एथ, तो ये पहले तो सिंगल बॉन्ड से जुड़ा है तो एथेन हो जाएगा, और ये पहला 1 2 नंबरिंग करेंगे तो ये एक वे पर दूगो है, तो 1, डाई, और इसको बोलेंगे क्या, ऑल बोलते हैं, OH को ऑल बोलते हैं, तो 1, और डाई ऑल हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखो ये क्या है, तो ये मिथेनॉल है, कौन सा है, ये मिथेनॉल है, डायरेक्ट इसको लिख देंगे। ठीक है, मिथेनॉल। अब चलो अगला हम देख लेते हैं, तो अगला क्या है, ये पेज आपको नहीं छोड़ना है, एग्जाम में लिखते वक्त मैं आपको समझाने के लिए बस पेज उधर छोड़ दिया हूँ ताकि स्पष्ट आपको दिख सके। ठीक है, बाकी इस कॉपी का PDF भी इसमें रहेगा, तो जल्द से इस नंबर पे कांटेक्ट कर लो, आपको सारा चीज़ भेज दिया जाएगा। अब देखो यहाँ पे 7वां नंबर का अथवा नंबर। ठीक है, तो सबसे पहले हम बनाएंगे प्रश्नोत्तर 7 का अथवा। अब यहाँ पे सबसे पहले कह रहा है संक्षिप्त टिप्पणी दिखिए साबुनीकरण पर। तो साबुनीकरण क्या होता है, देखो साबुनीकरण क्या होता है, जब किसी वसा या तेल एस्टर को क्षार यानी कि क्षार क्या होता है, NaOH या फिर KOH, इनसे रिएक्शन कराया जाता है या फिर इनके साथ गर्म किया जाता है तो साबुन और ग्लिसरॉल बनता है, जिसे इस साबुनीकरण कहते हैं। साबुन का उपयोग किस में किया जाता है, कपड़ा धोने में या फिर अपने को धोने में, अपने नहाते हो तो धोने में ही ना हो गया। अब देखो तेल या वसा प्लस NaOH से क्रिया कराएंगे या फिर KOH से कराएंगे तो साबुन प्लस ग्लिसरॉल बनेगा। ठीक है, उसके बाद देखो हाइड्रोजनीकरण अभिक्रिया क्या होती है, तो जब किसी असंतृप्त यौगिक में निकेल उत्प्रेरक की उपस्थिति में, कौन सा उत्प्रेरक, निकेल की उपस्थिति में, अब देखो हाइड्रोजन गैस मिलाई जाती है तो वह संतृप्त यौगिक में बदल जाता है। इस अभिक्रिया को हाइड्रोजनीकरण कहते हैं। इसका उपयोग वनस्पति घी बनाने में होता है। C2H4 का क्रिया किससे कराएंगे, यहाँ पे कह रहा ना हाइड्रोजन से। देखो हाइड्रोजन गैस मिलाएंगे तो H2 मिलाएंगे निकिल की अवस्था उपस्थिति में, तो ये C2H6 बन जाएगा। C2 यहाँ पे देखो दुइये गो है और H कितना हो जाएगा, 4 2 6 गो हो जाएगा, तो C2H6 बन जाएगा। अब यहाँ पे अगला कह रहा है कि विकृति गंधिता क्या है, तो ये देखो विकृति गंधिता क्या होता है, तो जब तेल या वसा युक्त भोजन वायु के संपर्क में आने से ऑक्सीकरण के कारण खराब हो जाते हैं तो उसमें से दुर्गंध और स्वाद बिगड़ जाता है और मतलब फफूंदी वगैरह भी लग जाता है, तो इसे ही विकृति गंधिता कहते हैं। और इसको रोकने के लिए क्या किया जाता है, तो भोजन को वायु रुद्ध पात्र या फ्रिज में रखना चाहिए या फिर एंटी ऑक्सीडेंट मिलाना चाहिए। ठीक है, अब चलो यहाँ पे देखो अगला है कि यहाँ पे क्या कह रहा है, आहार श्रृंखला एवं आहार जाल में ऊर्जा के प्रवाह की उदाहरण सहित व्याख्या कीजिए। तो देखो आहार श्रृंखला क्या होती है, जीवों के बीच भोजन द्वारा ऊर्जा के स्थानांतरण की क्रमबद्ध प्रक्रिया को आहार श्रृंखला कहते हैं और ऊर्जा हमेशा एक ही दिशा में इसमें प्रवाहित होती है। जैसे यहाँ पे घास हिरन खाएगा और हिरन को कौन खा जाएगा, शेर खा जाएगा। और आहार जाल क्या होता है, कई बार आहार श्रृंखला आपस में जुड़ जाती है, उसे ही आहार जाल कहते हैं। जैसे घास हिरन खाएगा, हिरन को कौन खाएगा, शेर खाएगा। ठीक है, इस तरीके से और फिर इस तरीके से ये चक्र चलता रहता है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे प्रश्नोत्तर 9 क्या है, पुष्प का चित्र बनाकर उसके विभिन्न भागों के बारे में लिखिए। तो देखो सबसे पहले हम पुष्प का चित्र बनाएंगे। इसमें ये वाला जो भाग है इसको हम वर्तिकाग्र बोलेंगे, ये आपका दलपुंज हो जाएगा। ये बीच में अंडाशय और इसके बीच में जो पाया जाएगा इसको हम वर्तिका बोलेंगे, ये पुंकेसर हो जाएगा ये वाला। ठीक है, ये जयांग हो जाएगा और ये बीजांड हो जाएगा या फिर अंडाशय हो जाएगा, ये बाह्य दल हो जाएगा और ये पुष्पासन हो जाएगा जिसपे पुष्प स्थित है। ठीक है, ये पुष्प का चित्र हो गया, आप स्क्रीनशॉट कर सकते हो। अब देखो इसमें वर्तिकाग्र क्या होता है, यह पुष्प का ऊपरी और बाहरी भाग होता है जो जिसमें क्या होता है परागकण आते हैं और यहीं से परागकण नीचे की तरफ जाते हैं। वर्तिका क्या होता है, यह अंडाशय तथा वर्तिकाग्र के बीच पाया जाता है। परागकोश क्या होता है, जिसमें परागकण बनते हैं। पुंकेसर क्या होता है, तो ये नर पौधे का प्रजनन अंग है।
ठीक है, इसमें परागकण बनते हैं। अंडाशय क्या होता है, तो स्टिकेसर का मुख्य भाग होता है जो पुष्प के आधारी में स्थित होता है और यही निषेचन के बाद फल में बदल जाता है। बाह्यदल क्या होता है, तो बाह्यदल क्या होता है, पंखुड़ियों के समान होता है। उसके बाद पुष्पासन क्या होता है, तो इसके ऊपर ही पुष्प स्थित रहता है। हो गया। अब यहाँ पे चलिए अगला देख लेते हैं। अगला यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10 देख सकते हो कि जनन में विभिन्नता के महत्व पर निबंध लिखिए। तो जनन में क्या क्या विभिन्नता होती है, इस पे आपको निबंध लिख देना है, बढ़ा चढ़ा के। हो गया। उसके बाद देखो यहाँ पे अगला 11 नंबर कह रहा है कि पाचन क्या है, मानव में पाचन क्रिया का विस्तार रूप से संक्षिप्त में वर्णन कीजिए। 6 नंबर का आता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो मानव पाचन तंत्र का मुख्य कार्य क्या होता है, भोजन को पचाना होता है। इसके कौन कौन से भाग हैं, तो सबसे पहला ये ग्रसिका हो जाएगा, या इसी को हम क्या बोलते हैं, ग्रास नली बोलते हैं। ये आपका आमाशय हो जाएगा, ये छोटी आंत हो जाएगा, ये बड़ी आंत हो जाएगा, ये गुद्दा द्वार हो जाएगा, ये आपका क्या है, पित्ताशय है, जिसमें ये क्या है, पित्त नली है। ठीक है। अब देखो मुंह गुहा क्या होता है, इसके द्वारा भोजन को ग्रहण किया जाता है। ग्रसिका क्या होता है, ये एक नली होती है जो भोजन को आमाशय तक पहुंचाती है। आमाशय क्या होता है, एक थैली जैसी संरचना होती है जहां भोजन एकत्र होता है और यहीं पर एसियल अम्ल पाया जाता है जो भोजन को छोटे छोटे टुकड़ों में बदलता है। यकृत क्या होता है, तो मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है जिसमें से पित्तरस बनता है जो भोजन को क्षारीय बनाता है। छोटी आंत क्या होती है, तो यह 6 मीटर लंबी एक नली जैसी होती है जिसमें भोजन का अंतिम पाचन होता है। बड़ी आंत क्या होती है, पचे हुए भोजन का अवशोषण करती है गुदा द्वारा, इसके द्वारा भोजन को शरीर से बाहर निकाला जाता है। तो इस तरीके से ये पूरा कंप्लीट हो गया। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ 199 रुपीज़ में मिल जाएगा। इंपॉर्टेंट सब चीज़ रहेगा इसमें, तो इस नंबर पर आपको संपर्क करना है। बाकी आपको अच्छे से मैं दिखा देता हूँ। इस नंबर पर संपर्क करना, व्हाट्सएप करना, और इस नंबर पर भी मैसेज कर सकते हो। पूरे सब्जेक्ट के आपको मिल जाएंगे। जय हिंद, वंदे मातरम।